नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत सबका। एक अभी पूर्वी ने बात कही कि जो कल ही मैं जावेद साहब से कह रहा था कि जावेद साहब के अंदर एक एक बच्चा है जो जो कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन उसके साथ एक दूसरा इंसान है आपके अंदर जो उसी को पंक्चर करके उसमें उसका एक मजाक बना देता है। सो ही गेट्स रियली एंग्री अबाउट समथिंग। गुस्से से ज्यादा रूठ जाता है, इज द राइट वर्ड, क्योंकि उसमें कोई बिटरनेस नहीं होती, कोई कड़वाहट नहीं होती। वो रूठ जाता है कुछ किसी चीज के बारे में, लेकिन फिर जो दूसरा आदमी उसके अंदर छुपा है वो उसी को पंक्चर कर देता है और उसमें एक सेंस ऑफ ह्यूमर ढूंढता है। तो जावेद साहब, बात वहीं से शुरू करेंगे जहां पे हम कल जहां आपने कल छोड़ी थी कि एज अ सोसाइटी वी आर ट्राइंग टू फाइंड द न्यू हीरो। आपने एक टर्म यूज किया था, कंटेम्पररी मोरालिटी एंड कंटेम्पररी एस्पिरेशन। इसका कॉम्बिनेशन होने वाला आज का हीरो कौन होगा? तो अब ये भी एक बात है यहां पे कि कई बार ऑडियंस भी नहीं जानती उन्हें क्या चाहिए। कई बार ये एज एन आर्टिस्ट, एज अ राइटर, ये हमारा दायित्व है कि हम वो सबकॉन्शियस को टैप करें और उन्हें वो दे। जब वो उनको दिखेगा शायद उनको पता चलेगा हाँ यही कुछ हम ढूंढ रहे थे। सो हाउ इज दैट प्रोसेस फॉर यू एज अ राइटर एंड स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टुडे? ये मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमारा समाज एक मोड़ पे है और उस मोड़ से ज़रा आगे क्या है वो हम में से किसी को दिखाई नहीं दे रहा। जब सड़क मुड़ती है तो एक हद तक तो दिखाई देती है, उसके बाद फिर नहीं दिखती। ये सड़क किधर जाएगी अभी हमें खुद ठीक से पता नहीं। क्या होता है, दो बातें हैं। एक समाज होता है जिसमें जैसे अगर वो कॉलोनाइज है तो उसका एक पर्पस बन जाता है आम इंसान का कि इस देश को आज़ाद कराना। अगर एक सोशलिस्टिक सिस्टम आया, तो मैं यहाँ सोशलिज्म की तरफदारी करने नहीं बैठा हूँ, अगर आया है और है तो उसमें फिर ये होता है कि हम सबका भला एक साथ ही हो सकता है। तो वी बहुत स्ट्रांग होता है, WE। एक उसके बाद एक दूसरा दौर आया है जिसमें फ्री मार्केट है, ओपन। इसकी जिंदगी जो है ऐसा नहीं है कि आपको एक अच्छा और एक बुरा चॉइस देती है। जिंदगी पैकेज देती है, हर पैकेज में कुछ अच्छा कुछ बुरा होता है और आप सोचते रहते हैं कौन सा पैकेज बेटर है। ये पैकेज है, इसमें 5 बड़े बड़े अच्छे हैं और 7 थोड़े मीडियम साइज बुरे हैं। उसके बाद 11 बहुत छोटे छोटे अच्छे हैं, फिर नीचे 3 बड़े बड़े बुरे हैं। दूसरी तरफ पैकेज में गए तो वहां पर 7 बड़े बड़े बुरे हैं और 9 बड़े बड़े अच्छे हैं और फिर 5 छोटे छोटे अच्छे और फिर 7 बहुत छोटे छोटे खराब हैं। अब आप सोच रहे हैं इन दोनों में से बेटर पैकेज कौन सा है? ऐसे ही लाइफ है, इट ऑफर्स यू पैकेजेस एंड यू वंडर कौन सा पैकेज बेटर है। अब जब ओपन मार्केट, फ्री मार्केट की सोसाइटी होती है, जहाँ एक अजीब वर्ड है, उसके कोई और माने कभी होते थे, अब अलग हो गए, लिबरलाइजेशन हो जाता है। तो उस लिबरल सोसाइटी में, फ्री मार्केट में, वी जो है वो आउट ऑफ फोकस हो जाता है और आई इंपॉर्टेंट हो जाता है। शायद वो सोसाइटी जिसमें किसी भी तरह का स्टेटस को था, चाहे वो सोशलिज्म में हो या फ्यूडलिज्म में हो, तो आदमी को मालूम था कि मैं यहां तक जा सकता हूं, इससे आगे मुमकिन नहीं है। तो फिर उसका एक रैंडम एम्बिशंस नहीं होते थे, उसके अंदर ग्रीड बहुत ज्यादा पैदा ही इसलिए नहीं हो सकती थी, उसकी पॉसिबिलिटी नहीं थी। लेकिन जब फ्री मार्केट है तो उसमें स्काई इज द लिमिट। तो ये स्काई इज द लिमिट कहने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इससे ग्रीड पैदा होती है, ग्रीड से सेल्फिशनेस पैदा होती है। तो अब ये खराबियां भी हम देखते हैं। हम ये देखते हैं कि जो पहले एक साथ जिस तरह कोशिश इस मुल्क ने आज़ादी के लिए की थी, या उसके बाद जो एक ख्याल था कि हम सब मिलके ये कर लेंगे, वो कम होने के बाद मैं क्या कर लूंगा, मैं ये सोचता हूँ कि भाई अभी फ्री मार्केट है, मुझे अपनी कौन सी सीढ़ी पकड़नी है जिसे खटखट खटखट मैं ऊपर चला जाऊं। और जो ये स्नेक एंड लैडर है,
स्नेक से बच जाऊं, लैडर पकड़ के बिल्कुल टॉप पे कैसे पहुंच सकता हूं, इसलिए कि इसकी पॉसिबिलिटी है। पहले स्नेक्स नहीं थे, लेकिन लैडर्स भी बहुत छोटी छोटी थी। अब लैडर्स बड़ी बड़ी हैं, लेकिन स्नेक्स भी हैं। तो इसमें मेरी ये समझ में नहीं आता, और मेरी से मतलब एक आम इंसान, कि किस हद तक मैं अपने लिए जी रहा हूं, किस हद तक मैं अपने लोगों के लिए जी रहा हूं, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। लकीर कहां है, कुछ पता नहीं। तो इस कंफ्यूजन में कभी कभी क्या होता है, आपको एक और बात बताऊं, बड़ी अजीब है कि आपने, बहुत सारे लोग इस उम्र के हैं जिन्होंने 50s 60s में भी फिल्में देखी होंगी, या अब तो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में भी आ जाती हैं। तो उसमें आप देखते हैं कि नंदा जब लड़का बनी थी, या सारा बानो जब लड़का बनी थी, तो कैसे बात करते, लड़के वैसे बात नहीं करते। वो दोस्त कैसे हो, ऐसे करते, लड़के तो ऐसा नहीं करते हैं। जब शम्मी कपूर या बिस्वाजीत लड़की बनते थे तो कैसे गिगल करते थे और दांत में उंगली दबा, लड़कियां ऐसा नहीं करती। हम जब वो बनने की कोशिश करते हैं या वो दिखाने की कोशिश करते हैं जो एक्चुअली हम है नहीं, तो वी टेंड टू एग्जैजरेट, हम रियल से ज्यादा एग्जैजरेट कर देते हैं। हम सेल्फिश हो गए हैं, मगर हमें दिखाना है कि हमें देश की बहुत परवाह है, तो हम उसे एग्जैजरेट करते हैं। क्या आज से 50 साल पहले लोगों को इस धरती से प्यार नहीं था? क्या वो लोग जिन्होंने लाठियां खाई और जेल गए, वो इस देश से मोहब्बत नहीं करते थे? मगर इतना ड्रामा देखने को नहीं मिलता था। अब दो बातें हैं, एक तरफ तो हर आदमी नेशनलिज्म अपनी स्लीव पे पहने हुए, दूसरी तरफ सेल्फिशनेस का बाजार गर्म है। तो ये एक अजीब कॉम्बिनेशन है। जो लोग नाखुश होते थे और वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े होते थे, उन्हें आधा मौका मिलता है तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ चले जाते हैं। उन्हें अभी नाखुश होने का टाइम नहीं है, वो सोचते इट्स अ बैड डील, अभी नाखुश होने में फायदा नहीं है, बगावत में फायदा नहीं है, उधर चलो जिधर हवा चल रही है। ये जिंदगी में हो रहा है। कुछ लोग हैं जो ऐसे नहीं हैं, वो दुख सहते हैं, गम सहते हैं, तकलीफ होती है उन्हें, लेकिन वो करें क्या कि कहवे का हवा बिगड़ा हुआ है और इतना पावरफुल ये तूफान है। यहाँ मीडिया है, यहाँ यूट्यूब है, यहाँ इंस्टाग्राम है, उसमें आपको क्या बताया जा रहा है, क्या कॉन्स्टेंटली आपके कानों और आंखों में उंडेला जा रहा है, आपको उसमें कोई पर्सनल फायदा और नुकसान दिखता नहीं। ऐसा नहीं लगता कि मानने में अपना कोई नुकसान है। नुकसान होगा तो नहीं मानेंगे, लेकिन उन्हें लगता है कि इसे मान लेने में शायद अगर कुछ है तो फायदा ही होगा, तो अक्सर लोग मान भी जाते हैं, यही ठीक है। तो कुछ ऐसा वक्त चल रहा है, लेकिन इससे ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। जब एक 9th स्टैंडर्ड का या 8th स्टैंडर्ड का बच्चा या बच्ची सुबह उन्हें हिस्ट्री का एग्जाम देना है, तो वो सोचते हैं भैया रात को एक बार फिर थोड़ा सा पढ़ ले, जैसे कहते हैं रिवीजन हमारी जबान में होता था, रिवीजन कर लेते। तो उस घबराहट में अगर एक के बजाय 2 पेज पलट जाते हैं बुक के, तो 100 साल निकल जाते हैं। ये औकात है टाइम की। अब हमारे लिए टाइम इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें हम हैं, और हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? दिस टू शैल पास। नेशंस को 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल में आप नहीं देख सकते। मुझे कभी लोग पूछे, अरे साहब ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो मैं उन्हें बोलता हूं कि इस मुल्क पे 51 साल औरंगजेब ने हुकूमत की है, उसने इस देश का क्या बिगाड़ लिया? ये देश तो हिंदुस्तान ही रहा, कौन बिगाड़ लेगा इसका? चलते रहो। ये वक्त आते हैं चले जाते हैं, हर तरह के वक्त आते हैं चले जाते हैं। एक चीज है, सरस्वती एक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि गंगा जमुना है और एक सरस्वती भी है। समाज में भी एक सरस्वती होती है, हर देश में एक सरस्वती बहती है, और वो जमीन के नीचे बह रही होती है। वो सरस्वती जो है वो असली नदी है, वो दिखाई नहीं देती, उसका आप पानी रोक नहीं सकते, उसकी धारा बदल नहीं सकते, वो चल रही है।
ऊपर पता नहीं क्या क्या हो रहा। आप जमुना को पोल्यूट कर रहे हैं, गंगा को पोल्यूट कर रहे हैं, मगर सरस्वती चुपचाप चल रही है, और फिर जब मौका होगा वो ऊपर पानी भेज देगी। तो जो इस देश की 6000 साल की संस्कृति, 7000 साल की संस्कृति है, वो 2 इलेक्शन से और 3 जलसों से और 4 आदमियों से खत्म नहीं हो सकती। वो चल रही है, वो कहीं है और वो रहेगी। ये सब ऊपर नीचे चलती रहती हैं चीजें, तमाशे है, इन्हें देख लो। इसमें कुछ नुकसान भी होगा, कुछ लोगों पे जुल्म भी होगा, कुछ लोग मरेंगे भी, कुछ घर जलेंगे भी, ये सब होगा। लेकिन ये तो हमेशा से होता आया है। इतिहास में ये कहानियां बड़ी आम हैं, हर दूसरे पेज पे आप देखते हैं यही हो रहा है। मगर एक स्पिरिट है, एक आत्मा है देश की, उसको कोई नहीं मार पाएगा, और वही सच्चा हिंदुस्तान है। वो हिंदुस्तान को कभी कभी आप कुछ छुपा दें, कभी कहीं दूसरी तरफ लोगों की आंखें ले जाए, वही आएगा और वही रहेगा। और एक वक्त आएगा फिर आप देखेंगे, जैसे आज हम सोचते हैं औरंगजेब ने 51 साल दिल्ली में बैठा हुआ था, ऐसे ही हम फिर सोचेंगे अरे ऐसा भी दिन आए थे। चलो ये जो माहौल है कंफ्यूजन का, जब एज एन आर्टिस्ट मैं एक कहानी लिखता हूं या एक कहानी का जब जन्म होता है, तो हाउ एम आई टैपिंग इट। एक तरह हम ये भी कहते हैं कि यू आर फाइंडिंग योर ओन वॉइस, बात तो आप अपनी कह रहे हैं, लेकिन ये बात वो भी है जो आज के माहौल, द माहौल वारंट्स इट, एक तरह से उसको जरूरत है। तो इसका मेल कैसे होता है? आप फिल्मों के बारे में पूछ, फिल्मों के बारे में आप एक बात नोट की है कि 50 में, 60 में, 70 में जैसी भी फिल्में, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल कुछ भी रहा, उसका आईक्यू सिंगल डिजिट हो, लेकिन हीरो कौन होता था? हीरो होता था टैक्सी ड्राइवर, रिक्शे वाला, मिल में काम करने वाला, डॉक्टर, वकील, टीचर, प्रोफेसर, यही लोग हीरो होते थे पिक्चर के, वर्किंग क्लास हीरो। अब हमारे यहाँ वर्किंग क्लास हीरो नहीं होती। हमारी पिक्चर का हीरो वर्किंग क्लास से नहीं आता है, कमर्शियल सिनेमा का। वो एक अमीर घर का ही होता है, काम कुछ नहीं करता वो, और वो अगर निकलता है तो वो भी हिंदुस्तान की सड़क पे नहीं निकलता, वो निकलता तो सीधे स्विट्जरलैंड में होता है या स्वाजीलैंड में होता है। उनके कोई सोशल इशू नहीं। ये तो ऐसे दीवाने लोग बैठे हुए हैं ये इस तरह की फिल्में बनाते हैं, आज भी इनकी हिम्मत है। मगर जो समझदार लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा। ये फिल्में हैं, उसमें हीरो जो है उसका देश की किसी प्रॉब्लम से कोई वास्ता नहीं, उसका वो रोमांस हो गया भले, या कोई पर्सनल एनिमिटी है, दुश्मनी है, सब मामला पर्सनल है सब, लेकिन उसमें कि वो कोई सोशल इशू से उलझा हुआ है, जैसे 2 बीघा जमीन में था, जैसे सुजाता में था, वो अब नहीं होगा। वो ये बना ले, वो पिक्चर तो अलग बात है, इन्होंने बनाई है, कमाल की पिक्चर बनाई है, लेकिन आमतौर से हम उसको टोटली सोशल इश्यूज से अलग रखते हैं। पॉलिटिकल इश्यूज तो जाने दीजिए, वो तो बहुत दूर की बात। सोशल इश्यूज भी हमारी कहानी में नहीं आते, पर्सनल इश्यूज है। तो ये जो आइसोलेशन है, ये जो अब रिप्रेजेंट ही नहीं करता है जो वर्किंग क्लास है उससे सिनेमा, और इसको सिनेमा बच कैसे रहा है? सिनेमा सिंगल हाउस से नहीं बचता है, सिनेमा बचता है मल्टीप्लेक्स। मल्टीप्लेक्स आज से कुछ 7-8 साल, 6 साल, कितने साल हुए जब मल्टीप्लेक्स की स्ट्राइक वगैरह हुई, तो कुछ 1400, 1500, 1200 मल्टीप्लेक्स थे इंडिया में। उनका सब हमारी ये टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके बगैर हम नहीं। इस पे प्रोड्यूसर में मल्टीप्लेक्स में झगड़ा हो, पिक्चरें रिलीज होना बंद हो। अरे भाई ये तो मल्टीप्लेक्स तो 1200 हैं, तुम्हारे पास 14,000 सिंगल थिएटर भी है, तुम उनमें क्यों नहीं रिलीज करते? तुम उनमें कर दो, मल्टीप्लेक्स छोड़ नहीं। अब ये पिक्चरें जो हैं, जैसे अमीरों के होटल हैं, जैसे अमीरों के हॉस्पिटल हैं, गरीबों के हॉस्पिटल अलग हैं, गरीबों के होटल अलग हैं, ऐसे ही अमीरों की फिल्में बनती हैं।
तो अगर, हाँ थोड़ा पास। भैया मैं सच बोल रहा था तो थोड़ी आवाज तो कम हो जाती है ना सच बोल। तो जैसे अमीरों के होटल है, अमीरों के हॉस्पिटल है, उसी तरह अब अमीरों की फिल्में भी हैं, जिसे अमीर जाके 700 रुपए के टिकट में और बाहर निकलकर 150 रुपए का समोसा खा के पिक्चर देखते हैं। अब जब अगर पिक्चर ही उनके लिए बन रही है तो उसमें हम गरीबों की या आम आदमी के प्रॉब्लम दिखा के उसका मूड क्यों खराब करें? तो वो नहीं होता। एक कहीं फ्रस्ट्रेशन है, कहीं एक उलझन है लोगों में, वो एक बहुत ही मीनिंगलेस वायलेंस से कुछ पिक्चरों में मैं देखता हूं निकल रही है। ये एक शांत समाज जो है, जो अपने आप से इत्मीनान रखता है, वो समाज इतनी वायलेंट पिक्चर नहीं देखेगा। उसका कैथारसिस हो रहा है इस वायलेंस को देख के। तो ये वायलेंस तुझमें छुपा कहां से है भाई? क्यों है? ये कौन सी बात है जो तू कह नहीं रहा है और तेरे अंदर है गुस्सा? ये क्या चीज है जो ऐसा वायलेंस तुझे अच्छा लगता है? ये सोचिए, ये मैं तो साइकियाट्रिस्ट नहीं हूँ, लेकिन ये बातें जो है साइकियाट्रिस्ट के सोचने की। हम लोग कमर्शियल सिनेमा को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। कमर्शियल सिनेमा सही मानों में समाज का मिरर है। अब आप कहेंगे क्या कह रहे हो, तो रियलिस्टिक ही नहीं है, तो मिरर कैसे है? ड्रीम भी रियल नहीं होते हैं, लेकिन ड्रीम अगर आप किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को बताएंगे कि ये बच्चा है, ये ऐसे सपने देखता है, तो वो साइकियाट्रिस्ट आपको बता देगा इस बच्चे का प्रॉब्लम क्या है। उसी तरह से अगर आप हिंदी सिनेमा को ध्यान से देखेंगे, ये कलेक्टिव ड्रीम्स हैं, ये समाज के कलेक्टिव ड्रीम्स हैं। अगर नहीं है तो नहीं चलेंगे, और अगर कलेक्टिव ड्रीम है तभी हिट होंगे। तो ये समाज जो इस तरह की फिल्म देख रहा है, ऐसे नाइटमेयर उसे आ रहे हैं, तो ये इसके अंदर क्या बेचैनी, क्या बेताबी, क्या प्रॉब्लम है इसका, ये हमें समझना चाहिए। हिंदी सिनेमा समाज से बहुत जुड़ा हुआ है, कमर्शियल सिनेमा। आप एक काम कीजिए, लिस्ट बना लीजिए विलन की। 40s में विलन होता था जमींदार, जागीरदार ठाकुर साहब या गांव का मनिया। 50s में होता था, जब अर्बनाइजेशन शुरू हुआ, तो शहर का, स्लम का दादा, ये टैक्सी ड्राइवर और ये सब देखेंगे जा, तो उसमें यही दादा। 60s में जो विलन था, ये जो दादा था, ये हीरो बन गया। 70s में एक आदमी आया, एंग्री यंग मैन, और उसके सामने विलन कौन आए? या तो बहुत अमीर स्मगलर्स और ये थे, और या करप्ट पुलिसमैन और करप्ट पॉलिटिशियन। कुछ दिनों हमने पाकिस्तान से काम चलाया, अब वो भी नहीं रहा हमारे पास कि यार अब कितना करें। अभी हमारे पास विलन नहीं है। ये कितनी अजीब बात है कि एक समाज है, वो अपने सिनेमा में विलन डिफाइन नहीं कर सकता। तो हीरो भी ढूंढना है और विलन भी ढूंढना है, इसलिए कि जो विलन है वो तो एंटीथेसिस है हीरो का। अगर आप हीरो के लिए क्लियर हैं कि कौन सी मोरालिटी, कौन सा एस्पिरेशन इंसान को हीरो बना और हीरोइन बनाता, मैं चुप रहूंगी में क्लियर थे हम। क्यों? ये जो है एक अच्छी औरत वो है हिंदुस्तानी, जो सारे जुल्म सहे, सारी तकलीफें उठाए। जब मुजरा सुन के दारू पी के हस्बैंड घर आए तो उसके जूते उतारे, जो बेहोश पड़ा है बेड पे, तो उसके जूते उतारे। ये है एक पति परवर्ता सच्ची भारतीय नारी। मैं चुप रहूंगी। अब उसने कहा बहुत हो गया, अब तो मैं चुप रहूंगी नहीं। तो अब नई औरत कौन सी है हम क्लियर नहीं। उसकी दो वजह हैं। अगर जो लिबरल है वो डिफाइन करे दिस इज द मॉडर्न वुमन, तो बाकी लिबरल्स उसे आउट लिबरल कर देंगे। अच्छा, तो सिर्फ इतना तो बोलना चाहते हो, तो वो घबराता है डिफाइन करने। जो कंजर्वेटिव है वो कहता है इसे डिफाइन किया तो बहुत सारी टेरिटरी चली जाएगी मेरी, तो वो नहीं करना चाहता। तो उसके बाद आप देखिए कि इतनी टैलेंटेड लड़कियां थी, श्रीदेवी और माधुरी, ये किसी से कम टैलेंटेड नहीं थी। इनको अपने पूरे करियर में एक बड़ा रोल नहीं मिला। जैसे मदर इंडिया है, जैसे बंदनी और सुजाता है,
इस तरह का कोई, जैसे मैं साहब बीबी और गुलाम है, इस तरह का एक रोल इन लड़कियों को नहीं मिल पाया, क्योंकि आपको आदर्श नारी अब कौन है ये आपको पता ही नहीं। अब तरह तरह के एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। मैंने फिर आपको वापस ले जाऊंगा कि जब नंदा लड़का बनी थी तो कैसे बनी थी। ऐसे ही आज के फिल्म मेकर जो हैं, जब वो एक एम्पावर्ड वुमन की इमेज बनाने की कोशिश करते हैं तो इतना रिडिकुलस होता है, इसलिए कि उन्हें मालूम ही नहीं कि एम्पावर्ड वुमन को। यश चोपड़ा जैसा डायरेक्टर, जो कि सारी जिंदगी अच्छी डिसेंट फिल्में बनाई, मे बी नॉट ग्रेट बट डेफिनेटली कॉम्पिटेंट, उनकी जो पिक्चर थी जब तक के जानम था, उसमें हीरोइन कहती है कि मैं दुनिया की हर नेशनलिटी के एक आदमी के साथ सोने के बाद शादी करूंगी। भाई तू इतनी मेहनत क्यों करेगी? तुझे एम्पावर्ड होने के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो ये सब ये जो हो रहा है ये मलबा है, डेब्री है, जिसमें ये चीजें ढूंढ रहे हैं कि अब कौन सी है असली औरत, मॉडर्न वुमन कौन है। इसलिए बड़े रोल लड़कियों के नहीं हो पा रहे हैं। और यही लड़कों के बारे में है तो उनको सब नाचे गाएं, आइटम सॉन्ग्स करें, कुछ कॉमेडी कर दें, कुछ मारपीट कर ले, चलो पिक्चर हो गई। कोई तत्व, कोई कंटेंट नहीं है। इसलिए कि कंटेंट फिल्म मेकर्स और राइटर्स के दिमाग में क्लियर नहीं, इसलिए कि कंटेंट हमारे समाज के दिमाग में क्लियर नहीं। और जिस कंटेंट को आज वो अप्रिशिएट करते हैं उसकी फिल्म नहीं बन सकती है। उसमें तो सिर्फ प्रोग्राम बन सकता है, कौन बनेगा करोड़पति, पूरी फिल्म नहीं बन सकती। ये है। और ये रहा समाज। अभी इसी समाज में से फिल्म मेकर्स है, राइटर्स है, आप बहुत नौजवान लोगों से घिरे रहते हैं। इवन राइटर्स, आप न्यू वॉइसेस इन उर्दू लिटरेचर जैसे प्रोग्राम्स के साथ एसोसिएटेड है। व्हाट डू यू सी एट द ग्रास रूट्स? व्हाट डू यू सी एट द ग्रास रूट्स? आपको क्या कहना चाह रहे हैं? नई वॉइसेस क्या कहना चाह रहे हैं पोइट्री में, फिल्मों में? देखिए, पोइट्री और फिल्मों में बहुत फर्क है। मैं यहाँ बहुत बार बार ये हमारे यंग फ्रेंड जो हैं, ने जो ये आर्टिकल 15 बनाई है, वो मैं समझता हूँ इट्स अ माइलस्टोन फिल्म। आप में से कितनों ने देखी मुझे मालूम नहीं, और जिसने नहीं देखी वो ज़रूर देखिए। ऐसी फिल्म 15, 16, 17 में नहीं बनी थी। कल स्क्रीनिंग है आर्टिकल 15 का। कल उसकी स्क्रीनिंग है, पिक्चर मिस मत कीजिएगा। इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म मेड इन लास्ट 30-40 ईयर्स। कल 12 बजे जी। तो वो अलग है, लेकिन जहां तक उसकी बात है कि हम क्या कहना चाहते हैं, यही तो कंफ्यूजन। पोइट्री और उसमें क्या फर्क है? मैं पोइट्री लिखता हूं, मेरी मर्जी, मैं जो चाहूं लिखूं। उस पोइट्री को 5 आदमी सुनते हैं तो ठीक है, 50 सुनते हैं तो ठीक है, 500 सुनते ठीक है, और कोई भी ना सुने तो भी ठीक है, मैंने तो लिख ली। उस पे मेरा इन्वेस्टमेंट क्या है? एक पेपर और एक पेन। फिल्म इज एन एक्सपेंसिव एक्सरसाइज। फिल्म नीड्स बिग कैपिटल, एंड कैपिटल कम्स विद एन एजेंडा। कैपिटल कभी ऐसे नहीं आता घूमता फिरता, वो एक एजेंडा के साथ आता है। वो पूछता है पैसे तो मैं दे रहा हूं, ये इस्तेमाल कैसे होंगे? जो मेरा लार्जर इंटरेस्ट है उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो कि नहीं? तो आज सच ये है कि जो लोग कुछ कहना चाहते हैं उनके लिए फिल्म बनाना पहले से थोड़ा सा मुश्किल हो गया। पहले तो फर्स्ट स्टेज पे जो लोग बैक करते हैं वो डरते हैं कि भाई मुसीबत ना हो जाए, हम ना मुसीबत पड़ जाए। जो सेंसर है वो डरता है। तो हर जगह पे जो फियर हैं अच्छी फिल्म बनाने की या रियलिस्टिक फिल्म बनाने की, वो पहले से बढ़ गए हैं, और ये थोड़ी तकलीफ है उससे। लेकिन बाकी लोग जो हैं वो तो एक्सेप्ट करते हैं, अच्छा भाई यही हालत है, ठीक है, हमें तो पिक्चर बनानी है, पैसा कमाना है, तो कैसी बन सकती है? जैसी बन सकती है वैसी बना देते हैं। और हमको कौन सा पंगा लेना है किसी से? हम कोई मैसेंजर थोड़ी है, हम तो फिल्म मेकर हैं। हमारा काम लोगों को एंटरटेन करना है जैसे भी हो सके। अगर नाच गाने से हो जाते हैं एंटरटेन तो बहुत अच्छी बात है, तो उसमें कोई किसी तरह की। दूसरे में पेंटिंग करने में, पोइट्री लिखने में, शॉर्ट स्टोरी लिखने में, आई एम फ्री, आई एम द मास्टर। मुझे किसी पे डिपेंडेंस नहीं है। यहाँ डिपेंडेंस बहुत लोगों पे है फिल्म बनाने में, जो मुझे, मैं जो चाहता हूँ लिखता हूँ। लेकिन वही मैं क्या
फिल्म में जब लिखूंगा स्क्रिप्ट तो सब कुछ लिख सकता हूँ, ऐसा है नहीं। मैं यहाँ बैठ के कुछ भी कह दूँ, लेकिन ऐसा नहीं। मैं तो आप कई बार कह चुका हूँ, फिर कह देता हूँ आपसे, अगर मैं शोले की स्क्रिप्ट आज लिख रहा होता तो उसमें वो जो सीन था मंदिर में, धर्मेंद्र जो है वो शिव जी की मूर्ति के पीछे खड़े होकर बोल रहा है और सामने हेमा मालिनी समझ रही है कि भगवान की आवाज आ रही, ये सीन मैं नहीं लिखूंगा, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जावेद अख्तर ये सीन लिखता है, थोड़ा ऊपर है? ये बात आपने इसीलिए वापस सॉफ्टली कही कि तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इट विल बिकम एन इशू। बिकॉज मैं दूसरी फिल्मों में देखता हूँ कि जरा जरा सी बातें इशू हो जाती, पहले नहीं होती थी। चलिए सर, जवाब में आसानी से और माइक और दूर ना जाए। सर इनफैक्ट मैं तो चाहता था, अभी माहौल की बात हुई है, हाउ मच इज अ स्टेट रिस्पॉन्सिबल, a government responsible to create this environment? No, it's so very easy to blame only government. That's not fair. That's not fair at all. Exactly. बात ये है कि बहुत सारी समाज की ताकतें एक वक्त में काम करती हैं. They help the different ideologies, the different ideologies help them, and so on. ये एक फैक्टर नहीं होता, इसमें बहुत सारे फैक्टर, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं. और एक बात याद रखना कि दुनिया में जो कुछ होता उसको अगर खोद के और सारे पर्दे हटा के और उसकी सारे झिल्लियां हटा के देखोगे तो हर चीज के पीछे अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स होती है. अल्टीमेटली इट इज इकोनॉमिक्स. हिंदुस्तान इज अ रिच कंट्री. हिंदुस्तान ने बहुत तरक्की की है, ये हमें बताया जाता है. और हमें यह भी बताया जाता है कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दिया जाता है. भाई तू कैसे तरक्की कर ली तुमने कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देना पड़ता है? ये भी एक साथ हो रहा है. इस पे तो आपको ताली बजानी ही चाहिए. हाँ, सुन लिया. ये जो आप वर्ड बोल रहे हैं ये मैंने अभी तक लिखे नहीं है. मैं लिखूंगा. बैठिए 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 बैठिए. मैं समझ गया कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं. वो कौन सी पोएम का जिक्र कर रहे हैं आप? हाँ, तो है क्या, मैं तो कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं इतना कोई फाइनेंस को भी नहीं समझता. मेरे एक प्रोड्यूसर है, बहुत बड़े प्रोड्यूसर, उन्होंने मुझसे एक बात कही जिससे मुझे एक बहुत पुरानी बात याद आई. मैं 1965 में फिल्म इंडस्ट्री में गया था. आई वॉज 20 ईयर, और तब भी मैं लिख लेता था. मैंने पहली पिक्चर 20 साल कंप्लीट होने से पहले लिखी. तो मुझे क्या कहते थे प्रोड्यूसर के, बेटा एक बात सुनो, कहानी ऐसी लिखो, स्क्रिप्ट ऐसी लिखो जो छोटे शहरों में चले. इसलिए कि बड़े शहर हैं कितने, फिर बड़े शहरों के जो थिएटर है उनके रेंटल इतने हाई कि हमें कुछ पैसा मिलता नहीं. पैसा असल में छोटे शहरों में. तो ऐसी कहानियां लिखो कि जो छोटे शहर वालों को पसंद आए. आज मुझे एक प्रोड्यूसर ने कहा 20 साल 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, कि सर मेरी पिक्चर अगर यूपी और बिहार में रिलीज ना हो मुझे परवाह नहीं, मैं उनके लिए फिल्म बना ही नहीं रहा हूं. मैं बना रहा हूं मेट्रोस के लिए और डायस्पोरा के लिए. इफ द बिग सिटी बॉम्बे, बेंगलोर, कैलकाटा, दिल्ली, दे अप्रिशिएट माय फिल्म, एंड द एलीट ऑफ these cities appreciate my film, and the diaspora like it. I am home, safe and dry. मुझे परवाह नहीं छोटे शहरों में रिलीज हो कि नहीं हो. वो इकोनॉमिस्ट नहीं है, वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी नहीं है, लेकिन अननोइंगली वो कह क्या रहा है कि छोटे शहरों में तो पैसा ही नहीं है, शहर पैसा तो सारा बड़े शहरों में, मैं वहां क्यों झक मारूं. ये पिछले 40-50 साल में हुआ है कि जो वेल्थ है नेशनल वेल्थ वो सिमट के बड़े शहरों में आ गई. एंड दैट्स व्हाई यू सी दिस एक्सोडस. आप
लोगों को अंदाजा है कि अगले 10-12 साल में 15-20 करोड़ आदमी आ जाएंगे गांव से शहरों में। तो ये क्यों हो रहा है कि भाई जहां गुड़ है वहीं चूंटियां आएंगी। अब गुड़ सिर्फ बड़े बड़े शहरों में बचा है। तो ऐसा नहीं कि वेल्थ इंक्रीज नहीं हुई, वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं लगता मुझे। वो प्रिविलेज जो एरियाज है, जो प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उनके पास है, वहां आ रहा। पर्सनली मुझे शिकायत करने का कोई हक नहीं है। आई एम ऑन दैट साइड वे आई एम गेटिंग अ मच खुशी लाइफ देन आई हैड बिफोर। लेकिन सच तो यही है। तो ये जो डेवलपमेंट है, दिस इज नॉट राइट समवेयर। दिस कैन ओनली क्रिएट एंगर, फ्रस्ट्रेशन and trauma which may result any which way। ये हकीकत है जिसको हम लोग देख नहीं रहे हैं और उसके बारे में हम सोच नहीं रहे। एक और चीज है जिसके बारे में कभी बात ही नहीं होती है। हमारा कल्चर जो है, महाराष्ट्रियन कल्चर, गुजराती कल्चर हो, बंगाली कल्चर हो, यूपी का अवध का कल्चर हो, ये सिमट रहे हैं। हमारी जो यंगर जनरेशन है उसको, आपकी यंगर जनरेशन, ये तो मैं इसका आपकी मिसाल इसलिए दूंगा कि महाराष्ट्र तो कल्चरली एक्सेप्शनली रिच जगह है। आप उसकी म्यूजिक ले लीजिए, आप उसका आर्ट ले लीजिए, आप उसका नृत्य ले लीजिए, आप उसका लिटरेचर लीजिए, आप उसका थिएटर लीजिए, उसका फोक लीजिए। ये यंगर जनरेशन के पास जा नहीं रहा है, वो सिमट रहा है। और जब हम बोलते हैं कि हम कहीं से बिलोंग करते, काहे से, बिल्डिंगों से बिलोंग करते हैं, नहीं, बिल्डिंगें तो सब एक जैसी होती है। हम बिलोंग कर जमीन से, जमीन क्या करेंगे, मिट्टी खाएंगे, नहीं। जो उसके संस्कार और संस्कृति रही है, जो उसकी भाषा, उसके ट्रेडिशन, उसकी वैल्यूज रही है, जो उसका फोक लोर है, जो उसके फोक गीत हैं, जो उसकी रस्में हैं, रिवाज हैं, जब वो आदमी जानता है तो जमीन से जुड़ता है, तब वहां का होता है। और वो कट रहा है, वो कट रहा है। वो जड़ें जो हैं ऐसे से कट रही है धीरे धीरे। हमारे यहाँ क्या हो गया है कि जो भी वर्थ अ पेनी है वो अपने बच्चे को भेजता है इंग्लिश मीडियम स्कूल, बिल्कुल सही करता है। एक सेकंड को ना समझिएगा कि आई एम स्पीकिंग अगेंस्ट इंग्लिश, आई एम टोटली फॉर इंग्लिश। एवरी चाइल्ड ऑफ दिस कंट्री शुड नो इंग्लिश एंड गुड इंग्लिश। वो जो एक क्लीशे है ग्लोबल विलेज, वो तो हो रहा है, वो आपका इंग्लिश के बिना काम नहीं चलेगा, वो जो भी आप कह रहे हैं। लेकिन इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ द मदर टंग। आप कुछ भी कीजिए, मदर टंग की कॉस्ट नहीं, पेमेंट जो है मदर टंग से नहीं होगा। तो हो क्या रहा है, ये मदर टंग कहाँ जाती है, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो मराठी हो, पुअरेस्ट ऑफ पुअर हो। इसलिए कि जो अफोर्ड ही नहीं कर सकता इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चे को, वो भेजता है वर्नाकुलर। वो वर्नाकुलर में जब गरीब से गरीब बच्चा जाता है तो भाषा भी जो है पानी की तरह होती है, जिस बर्तन में डालोगे वो शेप ले लेगी। अब एक कड़वी, कसीली, डिप्राइव्ड, तल बिटर लाइफ में जब वो जबान जाएगी तो धीरे धीरे वो बिटर और फ्रूट होगी। वो स्लम में जो है वो कैसी स्मूथ और परफेक्ट और सोफिस्टिकेटेड हो, जिंदगी सोफिस्टिकेटेड नहीं है, स्मूथ नहीं है, स्वीट नहीं है, वो सारी कड़वाहटें और बिटरनेस उसकी जबान में आ जाए। फिर हमारे ये जो बच्चे प्रिविलेज है, ये जाते हैं मास मीडिया में, टेलीविजन पे, फिल्म में, एडवर्टाइजिंग में। अब इन्हें 25 साल की उम्र में पहली बार मदर टंग की जरूरत पड़ती है, तो कहते हैं भाई जरा देखो कहाँ है, वो ढूंढ के लाओ। तो वो स्लम में मिलती है और वो स्लम में लाके टीवी पे इस्तेमाल की जाती है, एडवर्टाइजमेंट में इस्तेमाल की जाती है। तो लोग समझते यही होगी जबान। तो जबान सीढ़ियां नीचे उतर रही है। मैं अभी एक ऐड है, उसमें क्या, मेरे को लेट हो रहा है, तो लड़की पूछती है अब लेट नहीं होना तेरे को। अब जब वो मेरे को लेट हो रहा है, अब तेरे को लेट नहीं हो रहा, जब टीवी पे देख रहा है आदमी तो सोचेगा यही सही जबान है, मैं लेट हो रहा हूं नहीं,
अब तुम लेट नहीं हो रहा है, नहीं मेरे को लेट हो रहा है, अब तेरे को लेट नहीं हो रहा, ये समझिए। ये ऐड में है, आपने भी देखा होगा, कॉन्स्टेंटली जो जबान आती है मास मीडिया में, वो एक खराब जबान आती है। तो अल्टीमेटली थोड़ी बहुत जो बच्चा देख रहा है टीवी पे, उसे ये जबान मिल रही है और वो समझता है यही जबान है भाई। अब आप जब अपनी लैंग्वेज खोएंगे, तो लैंग्वेज सिर्फ एक व्हीकल नहीं है कम्युनिकेशन का, खाना खाओगे, घर जाओगे, पानी पियोगे, ये नहीं है। लैंग्वेज में ही तो आपका कल्चर चलता है, लैंग्वेज में ही तो आपकी संस्कृति, आपकी ट्रेडिशन, आपका धरोहर चलता है कल्चर का। आपने लैंग्वेज काट दिया, आदमी की जड़ें काट दी। ये बिन जड़ों का इंसान, तो एक जगह वहां जड़ें बन रही है स्लम में, और यहां बन रही हैं शाखें, ब्रांचेस, पूरा पेड़ ही नहीं है कहीं। ये जो है, ये नुकसान आपको दिखाई दे रहा है। ये ऐसे ही नहीं हो रहा सब कुछ जो हो रहा है, हवा में नहीं होती चीजें, बहुत सारे फैक्टर जो जोड़ के आपको यहां पहुंचाते हैं। किस चीज की सुरक्षा करे आदमी, उसे उसकी से प्यार ही नहीं बचा, उसका उससे कोई बंधन नहीं, रिश्ता ही नहीं बचा। नहीं, ये हमारे रीत रिवाज, ये तो रहना चाहिए। कल्चर जो धर्म से बाहर होता है और धर्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट, रिलीजन इज वन ऑफ द मोस्ट ओवररेटेड थिंग। अरे भैया, आप कितने भी रिलीजन, तो 15 मिनट करेंगे, आप क्या करेंगे, आधे घंटे कर लेंगे, उसके बाद तो आ जाएंगे सेकुलर वर्ल्ड में। पैसा तो वही वाला लेंगे जो दूसरा लेता है, धंधा तो वैसे ही चलाएंगे जैसे सब चलाते हैं। आपकी ग्रीड, आपका फियर, आपकी लालच, आपकी दोस्ती, आपकी दुश्मनी, सब वही होगी जो दूसरे की है। आप 15 मिनट को थे अलग, अब उसको आपने जबरदस्ती पूरे पे डाल दिया, वो है ही नहीं। जबान, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट, वो पूरे वक्त आपके साथ, आप सोचते जिस लैंग्वेज में, बहुत इंपॉर्टेंट। उस लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या है, वो कहाँ से आई है, उसने क्या क्या कहा है, क्या क्या लिखा है, क्या क्या गा रही है। बाप, मराठी में हम लोग जो है ना, उर्दू, हमें, हमारा बड़ा दिमाग खराब होता है, हम अपने आगे समझते नहीं किसी को। अरे साहब, उर्दू पोइट्री, तो हम तो कुछ समझते नहीं थे। मैं जब गया तो मैंने ये देखा, तेंदुलकर साहब के प्लेस देखे, उसके बाद मैंने मराठी पोइट्री, मेरे एक दोस्त हैं आनंद जोशी, जो कि पुणे में रहते हैं, ही इज अ सर्जन, बट ही रिमेंबर्स सो मच मराठी पोइट्री एंड ही ट्रांसलेटेड फॉर मी। तो मेरा तो मुंह खुले का खुला रह गया कि मुझे तो सब पता ही नहीं। कमाल की बात है, भाषाएं बनी थी एक दूसरे से बात करने के लिए, भाषाओं की वजह से बात नहीं हो पाती। तो ये जो, अगर वो बच्चा, जो मराठी बच्चा, उसे बात नहीं पता है या उसे नहीं बताई गई, तो उसके साथ बहुत नाइंसाफी है। आप फिर उसे कैसे कहते हैं वो जमीन से प्यार करे? आपने तो कुछ दिए ही नहीं उसे जमीन का। सर, और एक बहुत जरूरी बात है, जहां आप इस जबान को की एडवोकेसी कर रहे हैं, यू आर वेरी ओपन कि ये और समृद्ध हो, इसमें लफ्ज और बढ़े। आप जो कवि, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करना चाहते हैं, कहता है, वही कवि मेरी लॉन्ड्री का एक बिल ये भी कहता है आज की जनरेशन से बात करने के लिए। सो लैंग्वेज हैज टू ग्रो एज वेल। देखिए, ये तो मैं किसी जनरेशन से बात नहीं कर रहा था। बात क्या है कि जो गीतकार है या डायलॉग राइटर है, वो भी एक एक्टर की तरह होता है। ये गीत मेरा नहीं है, मेरी लॉन्ड्री का, ये गीत उस ग्रुप का है जो फिल्म में आपने देखा था। इस तरह का ग्रुप ऐसा गीत लिखेगा, मैं नहीं लिख रहा हूं, ये मेरी थॉट नहीं है, ये उसकी थॉट है। तो जैसे एक्टर जो है, अगर एक एक्टर एक साइकोपैथ किलर का रोल करता है, बॉस्टन ट्रायंगल टोनी कर्टिस ने किया था, उसे ऑस्कर मिला, तो इसके मतलब नहीं कि वो उसने कहा कि मर्डर करना बड़ी अच्छी बात है, वो रोल कर रहा है। डायलॉग राइटर और सॉन्ग राइटर भी रोल प्ले करता है। मेरी जो अपनी पोइट्री है, जो मेरी किताब में छपी है, वो मेरे विचार है, ये मेरे विचार नहीं, ये तो मैंने कमीशन वर्क किया। फर्क है। सर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और सेल्फ सेंसरशिप, क्या विचार है आपको?
सेल्फ सेंसरशिप तो एक हर अच्छे सेंसिबल राइटर और अच्छे डायरेक्टर में होती ही, ऐसा थोड़ी है कि जो पहला थॉट आया वो उसने लिख दिया। वो भी सोचता है ये सही है गलत है, ये शब्द जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ सही है गलत है, या एक बार फ्लो में लिख भी दिया तो फिर वापस पढ़ता है ये लाइन ठीक नहीं है, ये लाइन जो है ये बात को कहीं और ले जा रही है, सब करता पास पकड़ेंगे। तो ये जो सेल्फ सेंसरशिप है वो तो किसी भी कॉम्पिटेंट राइटर में होगी। वो तो बहुत नादान राइटर होगा कि जो एक बार लिख लिया बस बहुत अच्छा, उसे और से ऑब्जेक्टिवली देखे, वो बात ठीक नहीं है। तो सेल्फ सेंसरशिप तो होनी ही चाहिए, बट टू व्हाट अवेल, फॉर व्हाट कॉज। अरे ये मुझे नहीं लिखना चाहिए, ये तो हो सकता है सरकार नाराज हो जाए, दिस इज नॉट अ गुड रीजन। ये मुझे नहीं लिखना चाहिए, हो सकता है जो फंडामेंटलिस्ट रिलीजियस लोग हैं वो मुझ पर हमला कर दें, दैट इज नॉट गुड। सेल्फ सेंसरशिप ये होनी चाहिए कि ये भद्दी बात है, ये अच्छी नहीं है, ये जरा सी बेकार में दिल दुखाने वाली होगी, शायद ये मैं ना करूं, मैं ये बात बिना किसी का दिल दुखाए भी कह सकता हूँ, तो यूं कह दूं कोई हैरत नहीं। कम से कम मुझे ऐसा लगता है, हर आदमी की अपनी राय होगी और हर आदमी अपनी राय रखने को, लेकिन सेल्फ सेंसरशिप की वजह से आप अपनी बेसिक वैल्यूज चेंज कर दें, वो गलत, वो नहीं हो। कहेंगे तो हम वही जो हमारे दिल में है, अब कैसे कहें ये देखने वाली बात। और इसके अलावा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पूरा होना चाहिए जी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो होना ही चाहिए, लेकिन दुनिया में कोई भी फ्रीडम जो है वो कंप्लीट नहीं है, अनकंडीशनल कोई फ्रीडम नहीं है। आपको फ्रीडम है कि आप अपनी कार में भी जो आपने बाहर पार्क की है उसमें बैठ के घर चले जाएं, मगर आपको लेफ्ट में चलानी पड़ेगी। तो जो फ्रीडम है मूवमेंट की हो, राइटिंग की हो, कॉन्वर्सेशन की हो, लिविंग की हो, वो अनकंडीशनल नहीं हो सकती, वो तो वाइल्ड लाइफ हो जाएगी, जंगल की जिंदगी हो जाएगी, तो उसमें कंडीशन तो होंगी। अब वो कंडीशन किस हद तक होंगी वो देखने वाली बात, इस पे बात हो सकती है। सर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। अरे भाई परफेक्ट तो कोई भी नहीं है। मतलब मैं इसलिए कह रहा था कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से भी आपको आपने बहुत पास से देखा है ओवर द इयर्स। एक जो कॉपीराइट बिल था जो पेश हुआ, उसमें यू हैव प्लेड अ बिग रोल। हाउ हैव द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस changed over the last 40 years, 60 years? आपका सवाल समझा नहीं। How have the democratic institutions changed? एक बिल आपने लाया था और एक जो लॉ बनाने के लिए। जी जी, मैं तो नहीं लाया था, मैंने उसे सपोर्ट किया था और उसका प्रोपेगेंडा किया था और लोगों के पास जाके डिफरेंट पार्टीज को बताया था कि क्यों ज़रूरी है। और हमारे जो राइटर्स हैं या हमारे म्यूजिशियन जो हैं, चाहे वो क्लासिकल हो, चाहे फोक के हो, चाहे फिल्म के हो, उनको उनका जायज हक नहीं मिलता, राइट फ्रॉम पंडित रविशंकर टू एनीबडी। तो वो वजह था कि 4-6-8 म्यूजिक कंपनीज हैं, उनका कंट्रोल था, वो अपनी मर्जी के कॉन्ट्रैक्ट पे आपसे सिग्नेचर लेते थे और सारी दुनिया से आपके नाम पे रॉयल्टी भी जमा करते थे, मगर वो उनके पास होती, आपको नहीं मिलती थी, इसलिए कि वो रॉयल्टी का, आपकी रॉयल्टी का सारा राइट आपसे ले लेते थे। तो उनको हमारे बहुत सारे कंपोजर जो बड़ा उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है वो बड़े बुरे हालात में थे। तो एक बिल आया जो कि पास हुआ 2012 में, पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हुआ 2017 में, कि आप राइटर से या कंपोजर से रॉयल्टी का राइट ले ही नहीं सकते। और जिस एग्रीमेंट में ये राइट राइटर या कंपोजर से लिया गया रॉयल्टी का, वो एग्रीमेंट लीगली नल एंड वॉइड। तो उससे बहुत फर्क पड़ा और आज बहुत सारे कंपोजर्स को, बहुत सारे राइटर्स को ऐसी रॉयल्टी मिल रही है कि जो वो कभी सोच भी नहीं सकते। अभी थोड़ी फिल्मों की तरफ आते हैं। वी हैव डाइग्रेस्ड इनफ। सर, जब आप बंबई आए थे, दिस वाज 64 65 समझिए। हाँ, 64 के टाइम में अक्टूबर में मैं आया था, तो 2 महीने तो ऐसे ही गुजर गए। फिल्म इंडस्ट्री में आई एंटर्ड इन 65। तो उस जमाने में हमने ऐसे सुना है कि जो राइटर्स की एक जो एक हालत थी वो बहुत बुरी थी,
कई बार क्रेडिट नहीं दिया जाता था, पैसे भी कम दिए जाते थे, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। सही है। उस जमाने में खैर इतने पैसे थे भी नहीं जितने आज हैं, इससे तो 1/10 थे, लेकिन उनमें राइटर्स की इम्पोर्टेंस कम थी। कुछ बड़े राइटर्स थे उस जमाने में, पंडित मुखराम शर्मा अपने समय में हुए, बड़ा नाम था उनका। इंदिराज आनंद थे, अबरार अलवी थे जो डायलॉग लिखते थे गुरुदत्त के। वैसे कुछ 4-6 राइटर थे जिनका नाम था, लेकिन उनका ना बोर्ड पे कभी नाम होता था, ना एड में नाम होता था, ना उनको पैसे प्रॉपर, बहुत कम पैसे मिलते। तो फिर हम लोग जब सीन पे आए तो हमने प्रोटेस्ट किया, झगड़े किए, काफ़ी बदनाम भी हुए, रेपुटेशन भी इस मामले में बड़ी ख़राब हुई। लेकिन ये वो कह रहे कि यू हैव स्टैम्प्ड ऑन मेनी फीट। तो मैं, भाई दो फीट शुड नॉट हैव बीन देयर, वो होने नहीं चाहिए थे, वहाँ थे क्यों? तो ये सब हुआ, लेकिन हमने सारी अपनी कंडीशन बनवाई। बोर्ड पे नाम होना, पोस्टर में नाम होना, प्रॉपर पब्लिसिटी, गुड प्राइस, रीजनेबल प्राइस, तो ये सब हुआ। लेकिन फिर हम लोग जब अलग हो गए 11 साल के बाद, 11 साल में सब कुछ हुआ था, लेकिन फिर वो धीरे धीरे कुछ थोड़ा सा फिजल आउट हो गया। मुझे मालूम नहीं कि आज एक एवरेज राइटर क्या लेता है, लेकिन ये कि बहुत कॉम्पिटेंट राइटर्स हैं, ये बता दूं आपको कि ऐसा नहीं है कि टैलेंट की कमी है, मगर ये कि उनका उतना नाम नहीं होता, उनको उतना क्रेडिट तो डेफिनेटली नहीं मिलता जो उन्हें मिलना चाहिए। आप देखिए OTT जो अच्छे प्लेस हैं, जो सीरियल्स हैं या फिल्म है OTT पे, हाउ वेल रिटन दे आर। मैं तो उन्हें देख के सोचता हूँ कि क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? मुझे बड़ी उन्हें देख के एनवी होती है। मगर मुझे मालूम नहीं कि उन लोगों को कितना अच्छा पेमेंट है, कितना क्रेडिट। पेमेंट के साथ क्रेडिट बहुत जरूरी है कि लोगों को मालूम हो कि ये काम किसने किया है, तो वो जरा कम पता होता है। ये अच्छी बात नहीं है। Sir, I mean, while working as a duo, Salim Javed, what was the approach to writing a script? अभी खैर बहुत सारी किताबें आ गई हैं, स्क्रीन राइटिंग सिखाया जाता है, स्ट्रक्चर के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में। उस जमाने हमने तो अपनी जिंदगी में एक किताब हाउ टू राइट ए स्क्रीन प्ले नहीं पढ़ी है। मैं तो अपनी मिसाल देता हूँ कि जैसे गरीब बच्चे को वो गैरेज में नौकरी दे देते हैं ना, तो अब उसे थोड़ी मालूम है मोटर की, ऑटोमोबाइल की मैकेनिक। तो पहले उसे पाना उठा के ला, वो बोला पेचकश ला, वो ये ला, तो ला के दे देता रहता है। फिर धीरे धीरे चल ये पेचकस, तो स्क्रू कस दे, तो कस देता है। तो धीरे धीरे करके वो मैकेनिक हो जाता है। ऐसा ही हम मैकेनिक हुए। हमको किसी ने न ट्रेनिंग दी, न किसी ने बैठ के बताया बेटा स्क्रीन प्ले ऐसे लिखा जाता है। ऐसे ही ठोकरे खाते खाते लिख लिया। असिस्टेंट डायरेक्टर होते थे, पहले देखते थे क्या है। लिटरेचर बहुत पढ़ा हुआ था, ये सच बात है, वो तो बहुत पढ़ा था। मतलब फॉर मेनी ईयर्स इन माई यंग डेज आई हैव बीन अ चेन रीडर। चेन रीडर जो चेन स्मोकर होते हैं कि एक खत्म हुई फौरन, वो नहीं कि कल से दूसरी, उसी के साथ दूसरी शुरू कर दी। ऐसे मैं नॉवेल्स पढ़ता था। अरे भैया आप क्या, बहुत दिन हो गए, अब क्या खुशी मना रहे हैं आप इसकी? तो और था बोल रहा हूँ मैं, है नहीं कह रहा, अब नहीं पढ़ता इतना। तो वो काम आया जो लिटरेचर की रीडिंग थी, और धीरे धीरे स्क्रीन प्ले का क्राफ्ट क्या है वो समझ में आया। डायलॉग की इतनी मुश्किल नहीं थी, क्यों, लैंग्वेज तो आती थी और पढ़ा था, अच्छा थिएटर भी देखा था, अच्छे नॉवेल्स, अच्छे प्लेस पढ़े थे, तो उसका तो सेंस था कुछ। सर, असिस्टेंट से एक याद आया, एक वाकया आपने कहीं बताया था, जब आप कमाल अमरोही जी के असिस्टेंट होते थे और आपने एक गाने का ब्रीफ दिया था किसी म्यूजिक कंपोजर को, जो हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। क्या उसमें गाने का क्या उन्होंने आपको गाने का ब्रीफ उस म्यूजिक कंपोजर को देने को कहा था, जो आपने ट्रांसलेट किया था। जी जी जी, वो तो बात असल में जब लैंग्वेज पे हो रही थी तब आपको पूछनी थी। कभी कभी एक प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज का एक चक्कर होता है। प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज जो है, देखिए आपको कुछ बता रहे हैं, आप सुनिए, पढ़िए क्या कह रहे हैं। कैसे सवाल पूछो, कैसे ना पूछो।
ओके जी, सही कह रहे हैं वो। मैं बताऊंगा, ये हम खत्म करें। अगले क्वेश्चन से हमें पता चल जाएगा वैसे। तो वो लैंग्वेज जो है एक चक्कर है, प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज। आजकल ये बहुत चल रहा है चक्कर। अभी दिल्ली पुलिस ने कोई 150 वर्ड दिए हैं, अनाउंस किया कि साहब ये मत इस्तेमाल कीजिए, इसकी जगह ये मुजरिम मत कहिए, उर्दू का वर्ड मत इस्तेमाल कीजिए, बहुत मुश्किल है, मुजरिम कोई समझता नहीं है, अपराधी कहिए, और या कहिए क्रिमिनल। अंग्रेजी बोल दीजिए, अंग्रेजी में कोई हरज नहीं, उर्दू नहीं बोलिएगा। तो ये ऑर्डर एक 150-200 वर्ड भेजे उन्होंने। पता नहीं एक मतलब पुलिस लैंग्वेज टीचर कब से बन गई। अरे भैया तुम्हारा काम है लॉ एंड ऑर्डर संभालना, तुम ये लैंग्वेज क्यों सिखा रहे हो लोगों को? तुम्हारा काम नहीं है और तुम्हें आती भी नहीं है। जो तुमने ट्रांसलेशन भी किया गलत किए कि ये बोलो वो गलत है, उसमें बहुत गलतियां। तो कुछ लोग प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज को बहुत जोर देते हैं, हिंदी में भी उर्दू में भी। तो वो लैंग्वेज बुनियादी तौर से तो बनी है कि मैं कहूं और आप समझें, आप कहें और मैं समझूं। अगर वही पर्पस सर्व नहीं हो रहा तो कुछ भी पर्पस सर्व हो रहा हो बेकार है। आपके रेफ्रिजरेटर ठंडा नहीं होता, उसमें न्यूज आती है, तो वो कोई अच्छा रेफ्रिजरेटर नहीं है कि आपने खोला। आज दिल्ली में वहां पर रेफ्रिजरेटर में से आवाज निकल रही है न्यूज। भाई रेफ्रिजरेटर न्यूज के लिए नहीं होता है, रेफ्रिजरेटर चीजों को ठंडा रखने के लिए होता है। आपका रेडियो ठंडा रहे और उसमें आवाज ना आए तो ये बेकार रेडियो है। तो जो बेसिक पर्पस है किसी भी चीज का, पहले तो वो सर्व होना चाहिए ना, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या है। अब हमारे कमाल अमरोही साहब जरा उर्दू दूसरी तरह की लिखते थे, जो मेरी उर्दू वो नहीं है, तो उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को मुझे कहा कि देवनागरी रस्मुल खत में, यानी हिंदी के खत में लिख के उन्हें भेज दीजिए लक्ष्मीकांत मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो मैंने देखा, तो मुझे वो पूरा तो याद नहीं है, मुझे एक लाइन याद रह गई। सालारे जमात मिस्र उला की नगमा संजी में मसरूफ है तावक्ती के दीगर असा में जमात मिस्र इस्लामी के बाकी अरकान की अदायगी कर रहे हैं। इसका मतलब ये लीड वॉइस फर्स्ट लाइन गा रही, कोरस सेकंड लाइन गा रहा है। एक बार फिर सुनाई नहीं दिया। सालारे जमात मिस्र उला की नगमा संजी में मसरूफ है तावक्ती के दीगर असा में जमात मिस्र इस्लामी के बकिया अरकान की अदायगी कर रहे हैं। तो उन्होंने फिल्में छोड़ दी। तो उन्होंने कहा भैया हमने तो म्यूजिक के लिए लिया था, ये कौन सा काम करवा रहे हैं, और पता नहीं ये लीगल भी है कि नहीं। तो ऐसे ही आजकल आपको हिंदी भी सुनने को मिलती है। किसी ने पूछा था आपने हिंदी में समाचार सुने, तो दूसरे ने कहा नहीं मैंने समाचार में हिंदी सुनी। तो ये जो प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज है, द मिथ, ये बेकार बात। मैंने एक मिसाल बहुत बार दी है, उम्मीद करता हूं आप लोग तक नहीं पहुंची होगी, इसलिए कि मैं आज उसे कहना चाह रहा हूं। मैं एक पैराग्राफ सुनाता हूं और फिर उसको एनालाइज करते हैं। एक मकान के एक कमरे में एक गोरा चिट्टा आदमी, एक नन्हा मुन्ना बच्चा बाल्टी से नहाए। बावर्ची ने नाश्ता दिया जिसमें उड़द की दाल और टोस्ट थे। आदमी उठा, चिक हटाई, संदूक खोला, पिस्तौल निकाला, दीवार पे टंगी बंदूक ली, बाहर रिक्शे में बैठ के चला गया। बच्चा बेबस देखता रहा। कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसी वर्ड जो आपकी समझ में नहीं आया? कोई नहीं? ओके। अब इसे एनालाइज कर। मकान अरबिक, कमरा इटालियन, इन कैमरा मीटिंग, कमरा जो है इटालियन वर्ड। बाल्टी जिससे नहाए थे वो पुर्तगीज। गोरा चिट्टा में चिट्टा पंजाबी है, नन्ना मुन्ना में नन्नो गुजराती है, बच्चा इज अ पर्शियन वर्ड। चिक टर्किश, बावर्ची पर्शियन, सॉरी टर्किश, चिक टर्किश, बावर्ची टर्किश, उड़द तमिल, टोस्ट इंग्लिश, संदूक टर्किश, पिस्तौल इंग्लिश, दीवार पर्शियन, बंदूक टर्किश, रिक्शा जैपनीज,
बच्चा बेबस देखता रहा, बेबस संस्कृत विवश। आपने इतनी जबानों के शब्द बोले, ये अब इस भाषा को प्योर करने के लिए सारे वर्ड निकाल देंगे आप। कमाल की बात यह है कि जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की डिक्शनरी छपती है नई, तो कहते हैं इस साल हमने 50 ये नए वर्ड ऐड किए। दिल्ली की पुलिस ऑर्डर कर रही है कि ये 150 वर्ड निकाल दो। जबाने वर्ड निकाल के नहीं जिंदा रहती, वर्ड्स को लेके जिंदा। अच्छा, फिर एक और बात बताऊं, ऐसा नहीं है कि पर्शियन का वर्ड हमने ले लिया और वैसे का वैसा यूज कर रहे, उसको हमने गूंथ दिया अपनी जबान में। जैसे कि हवा पर्शियन, हवाएं पर्शियन नहीं, हवाओं पर्शियन नहीं। हम जैसे प्लूरल बनाते हैं वो हम अपने तरीके से बनाए। तो दुश्मन पर्शियन वर्ड, दुश्मनी नहीं, हमने उसको, दुश्मन नाउन था, उसको हमने एडजेक्टिव बनाया है बाय पुटिंग वन ई। हम करते हैं ऐसा। दोस्ती, दोस्त पर्शियन वर्ड है, दोस्ती नहीं है। पर्शियन में आपको वर्ड दोस्ती नहीं मिलेगा। तो हवाएं, हर चीज के जो प्लूरल है, या जब हम उसे एडजेक्टिव बना देते हैं तो हम अपनी ग्रामर से बनाते हैं, जो हमारी ग्रामर। वो ग्रामर कौन सी है? वो ग्रामर हिंदी की भी है और उर्दू की भी। ये दुनिया की एक दो जबानें हैं, कहीं और पैरेलल नहीं, जिनकी ग्रामर ही एक है। ये दो कैसे है मेरी समझ में नहीं आता। इधर से लिख दो तो हिंदी हो जाती, उधर से लिख दो तो उर्दू हो जाती। तो ये जो पॉलिटिक्स लैंग्वेज पे चल रही है, बड़ी बोगस है और बड़ी डिप्रेसिंग है। मतलब ये उन लोगों के हाथ में है जिनको भाषा ही नहीं मालूम, तो जानते ही नहीं। तुम पर्शियन के वर्ड निकाल, आधे तो तुम्हें नाम नॉर्थ इंडिया में निकालने पड़ेंगे। जमींदार, जागीरदार, सरकार, ये सरनेम है। गुजरात में अमीन, वकील, शाह, ये पर्शियन वर्ड है। निकाल दोगे? दिखाओ निकाल के। ठीक। मैंने हाल ही में मैंने ये पढ़ा था कि अंग्रेजी का शैम्पू, ये वर्ड चंपी से। हाँ तो ठीक है, उसमें क्या है भाई। अंग्रेजी की तो जो स्क्रिप्ट है वही उनकी अपनी नहीं है, वो तो लैटिन की है। तो क्या हो गया? अब कल को अंग्रेजी में हो जाए ये लैटिन स्क्रिप्ट फॉरेन की है, ये तो साहब इटली से आई है, ऐसे निकालो। तो चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे जर्मन हो, चाहे इंग्लिश हो, सबकी लैटिन ही स्क्रिप्ट है जो कि इटली से आई है। तो क्या करें? अब आ गई, ठीक है, अब हमारी हो गई, ऐसे थोड़ी है। तो फिर सिर्फ भाषा ही क्यों? कोई भी चीज बाहर की है तो मोबाइल फोन बंद करो, कार में मत बैठो। अरे ऐसे क्या जिंदगी ऐसे थोड़ी चलती है भाई। चीजें आती हैं, उन्हें हम अपने इस्तेमाल का बनाते हैं और वो ठीक है चलती है। उसमें क्या है कि क्या बाहर है चल। अच्छा कमाल ये, जब बाहर अंदर की बात करो, इंग्लिश से कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका एक सब्स्टिट्यूट दिया गया है कि फिर आप क्रिमिनल कह लीजिए, मुजरिम न कहिएगा, क्रिमिनल ठीक है। कमाल। सर अभी वो सवाल जो मुझे कहा गया है आपसे पूछा जाए, आज आप एलोरा गए थे, वो अनुभव कैसा था? जी एलोरा गया था, मैं पहली बार गया था और मैं बहुत डीपली टच हुआ। और मैं फिर जाऊंगा इसलिए कि बहुत सही बात कही इन्होंने। हमारे दोस्त कह रहे ये एक दिन का काम नहीं है, कम से कम 5 दिन का है अगर सीरियसली देखना। मैं फिर दोहराऊंगा वो बात जो मुझे लगी थी। एक तो मुझे शर्म आई कि मैं अभी तक आया क्यों नहीं था यार, जबकि हम बचपन से जानते हैं अजंता एलोरा, कौन नहीं जानता। दूसरी ये कि ये किन लोगों ने बनाया। मैं ये काम स्लेव्स का या पेमेंट लेके करने वालों का नहीं करता। ये जरूर जो लोग वहां काम कर रहे होंगे, उनका आसपास के जो जमींदार, राजा, थोड़े से प्रिविलेज लोग हों, उन्होंने उनका ख्याल रखा होगा, उनके खाने का, उनके रहने का, उनके बच्चों का।
लेकिन ये काम जुनून से हो सकता है। ये 600 साल तक पत्थरों को काट के ये कैसी इस देश की जो गाथाएं हैं उनको पत्थर में डालते रहे, इसके लिए जुनून चाहिए, इसके लिए एक बहुत ही गहरा फेथ चाहिए। वो ऐसे नहीं हो सकता है। और ये जो जिद थी कि इस पहाड़ को काट के ये बना देंगे, अगर इस जिद का 1000वां हिस्सा भी हम लोगों में हो तो हम इस देश को स्वर्ग बना दें। मैं आपसे सही कहता हूं, आई फेल्ट सो स्मॉल एंड सो डर्टी एंड सो इनसिग्निफिकेंट व्हेन आई सॉ दैट। ये है, अरे है नहीं, ये कोई बैठा था वहां जो काट रहा था पत्थर को, काटता जा रहा था, फिर वो मर गया तो उसका बच्चा, उसका बेटा आ गया। इसके पीछे कैसा मतलब कमिटमेंट, और ये गहरी मोहब्बत से अपने संस्कार और अपनी संस्कृति से ही आ सकता है। हमें अपने बच्चों को ले जाके, छोटे बच्चों को ले जाके दिखाना चाहिए, ये देखो ये कैसे किया गया है। और ये सिर्फ यार ये बड़ा कमाल हो गया नहीं, ये कौन लोग थे, उनके बारे में सोचो जिन्होंने किया। इट्स अ ग्रेट लेसन। आई विल कम बैक अगेन। और मैंने तो अजंता भी नहीं देखा है, वो भी देख लो। सर, औरंगाबाद का एक उर्दू से रिश्ता रहा है। वलीद अख्नी हो या सिराज औरंगाबादी हो या बशर नवाज जो एक तरह से आपके कंटेम्प्रेरी रहे हैं, आपने इन शायरों के बारे में अगर आपका कुछ ये है तो हमें ज़रा बताइए। देखिए, उर्दू में बहुत पोइट्री है। अगर आप लोग वाकई सीरियसली इंटरेस्टेड हैं तो मेरे फादर ने 2 वॉल्यूम्स में कोई 500 साल की, 450 साल की पोइट्री एडिट की है, जिसका टाइटल है हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान हमारा। हमारा हिंदुस्तान तो आपने सुन लिया था, हमारा आपने क्यों है? चलो खैर, फिर आपने तभी माइक थोड़ा दूर हो गया शायद आप। तो उसमें इस देश के जितने डेटीज हैं उन पे उर्दू में क्या पोइट्री हुई है, कृष्ण, राधा कृष्ण, शिव पार्वती, राम सीता, गौतम बुद्ध, गुरु नानक, इनके ऊपर क्या पोइट्री हुई है। इस देश के जो त्योहार हैं उन पे क्या पोइट्री हुई है। और आज नहीं, 300 साल पहले, 250 साल पहले क्या पोइट्री हुई। फिर सारे मौसमों पे, शहरों पे, अजंता पे जो सबसे अच्छी पोएम है, कई पोएम है लेकिन जो सबसे अच्छी पोएम है वो इसी शहर के शायर की है, सिकंदर अली वजद। उनकी नज्म है अजंता पे, कमाल की नज्म। क्या बात। मुझे आके शहर में बहुत दिनों रहना पड़ेगा कि मेरी भी थोड़ी बहुत पोइट्री ने याद हो जाए। तो फिर दूसरा जो वॉल्यूम है वो एक तरह का पॉलिटिकल, सोशियो पॉलिटिकल वॉल्यूम है कि पिछले 200 बरस में जो आज़ादी की जंग हुई, फिर पार्टीशन हुआ, फिर पार्टीशन के बाद जो हालात, इसके ऊपर उर्दू में क्या पोएट्री है, पार्टीशन के ऊपर क्या है, पार्टीशन के बाद क्या है, और जो चाहे वो सिविल डिसोबीडियंस हो, चाहे वो अपना डांडी मार्च हो, चाहे जो भी हुआ 1857 से महारानी लक्ष्मीबाई के ऊपर, टीपू पे, अपना तात्या तोपे पे, ऐसे जो बड़े स्टार्स हुए हैं उनके ऊपर क्या पोइट्री लिखी गई। तो असल में ये गजल सिंगर ने उर्दू की बड़ी रेड़ मार दिया है। उसे सुन सुन के लोग समझते हैं इसमें महबूब और शराब और यही वो की बातें होती है। इसका जो रियल लिटरेचर है बनारस पे, आप तो बनारस के हैं, एक पोएम है, एक नजीर बनारसी एक पोएट, उन्होंने लिखी है गंगा के 3 रूप। सुबह गंगा कैसी लगती है, दोपहर में गर्मा कैसी लगती है, रात को गर्मा। और जो डिस्क्रिप्शन है वो आपकी आंखों के सामने तस्वीर बना देगा, आपकी आंखें भीग जाएंगी।
कि उस गंगा की महानता और उसकी पवित्रता आपको कहीं भी बैठ के पढ़ रहे होंगे आपको महसूस। तो ये जो पोइट्री है ये लोगों तक नहीं पहुंचती है और नहीं जानते। मगर ये आप लोग, ये अपना ये है राजकमल जो पब्लिशिंग हाउस है, आप तो अब आराम हो गया, आप फोन पे मंगा सकते हैं। आप में से जिसे जरा से भी क्यूरियोसिटी हो इस बारे में, आप जरूर मंगा के देखिए और पढ़िए। उसमें जहां से भी चाहिए पढ़ लीजिए, तो मोटे मोटे 2 वॉल्यूम है। कुछ कविताएं पढ़िए जो पसंद आए आपको, जहाँ जो टॉपिक पे कभी इस पे क्या लिखा गया हो तो आपको मालूम हो कि ये कैसी जबान है। सर, ये सवाल मेरा एथीस्ट जावेद अख्तर से है। और हमें आपका जो आप लॉजिक हो या रैशनल हो या कॉमन सेंस हो, सभी बातें सही है, लेकिन फिर व्हाई वाज गॉड इन्वेंटेड? ये व्हाई वाज गॉड इन्वेंटेड? इतने जो हजारों सालों की परंपरा में हमने क्यों उसको पकड़ के रखा है? देखिए, आप सोचिए, हजारों साल पीछे जाइए कि बादल आ गए, उसमें ठाड़ बिजली चमक रही, बारिश होने लगी, सांप आया उसने काट लिया, मर गया आदमी, सर्दी आई, गर्मी आई, कभी कभी जमीन हिलने लगी, कभी कभी तूफान आ गया, फ्लड आ गए, डूब गए लोग। तो ये जो चीजें हैं, या फिर जमीन से फल उगे, तरह तरह के फल आ रहे हैं, तरह तरह की चीजें जो खाने को मिल रही हैं। तो इसका सोर्स क्या है? ये कौन ये सब कर रहा है? ये सवाल तो नेचुरल है ना कि भाई ये कोई है, ये कैसे आया, मौसम क्यों बदल गए हैं, रात और दिन कैसे होते हैं, और ये बादल क्यों आते हैं और कभी नहीं भी आते, और ये सूरज इधर से निकलता है उधर कहाँ चला जाता है, ये चांद इधर आता है छोटा हो जाता है बड़ा हो जाता है, कैसे होता है? तो जो इतने सवाल जब, तो कोई है जो ये सब करता है, कोई तो करता होगा, ऐसे थोड़ी हो जाता है। तो ये बिल्कुल समझ में आने वाली बात है कि लोगों ने इन चीज़ों को पूजा और इनकी इज्जत की। आप जब पुराने जो रिलीजन्स हैं उनको देखेंगे तो उसमें ज़्यादातर चीज़ों की इबादत होती है, पूजा होती है, आप वर्शिप करते हैं इन्हें। जैसे जैसे इंसान का इल्म बढ़ता गया, न सिर्फ हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में यही हुआ है, तो वो चीज़ों से जो सुपर नेचुरल था वो निकलता रहा। एक ज़माने में एक बीमारी होती थी, वो बेचारे भाई ये तो देवी नाराज़ हो गई है, फिर बीमारी का जब इलाज मिल गया तो उसमें से देवी चली गई। एक ज़माने में फ्लड आते थे इजिप्ट में, नाइल में, विच इज़ द बिगेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, तो उसमें कहते थे इजिप्ट का कि नाइल का देवता नाराज़ हो गया है, और वो नाइल में वर्जिन फेंकते थे लड़कियां कि देवता को भेंट चढ़ाएंगे तो खुश हो जाएगा। ये कौन लोग थे? ये बिल्कुल जाहिल लोग भी नहीं थे, ये वो लोग थे जिन्होंने पिरामिड बनाए, जो आज तक समझ में नहीं आता कैसे बनाए। लेकिन ये फ्लड कैसे आता उन्हें नहीं मालूम था, तो डरते थे। तो ये जो डर है या ये जो लालच है कि ये जो मैंने पौधा बोया है ये उगेगा कि नहीं उगेगा, ये ऐसा तो नहीं है कि इसमें बिजली गिर पड़ेगी। तो ये फियर, इनसिक्योरिटी और फियर और होप कि ये कोई सुप्रीम पावर है जो ये सब कुछ चला रही है, तो ये ख्याल आना बड़ा नेचुरल। ये समझ में आती है बात कि लोगों ने एक गॉड बनाया, अलग अलग इलाकों में गॉड अपनी अपनी मर्जी का लोगों ने बनाया। लोग कहते हैं गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, मैन मेड गॉड इन हिज ओन इमेज। कमाल यह है कि महात्मा बुद्ध जब जापान तक चले जाते हैं तो उनकी आंखें पतली हो जाती है, उनकी सूरत जापानी हो जाती है।